Assalamualaikum dear students, welcome to the Zoom Biology online tutor channel. Hope so you all will be very well and very fine. Dear students, you may also visit our lectures at our website, that is www.superioracademyonline.com. Dear students, Biology class 10th lecture number 4 और टॉपिक हमारा आज का है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। जी, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग की डेफिनेशन, जो कि इससे पहले आप चैप्टर के स्टार्ट में भी हम जो है वो पढ़ चुके हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को। तो देखिए जी, द फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो याद रखने की बात यह है कि इस चैप्टर के सबसे पहले लेक्चर में भी आपको बताया गया था कि ब्रीथिंग में सिर्फ फिजिकल मूवमेंट्स या मैकेनिकल प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अभी हम करेंगे। द फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। कि चेस्ट की जो फिजिकल मूवमेंट होती हैं, जो गैसेस एक्सचेंज करवाती हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। अभी देयर आर टू फेजेस ऑफ द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के दो फेजेस हैं हमारे पास, यानी सांस लेने के अमल में दो चीज़ें हमारे पास, दो प्रोसेस जो है वो दो उसके फेजेस हैं। एक को हम बोलते हैं इनहेलेशन, यानी सांस अंदर लेके जाना, और दूसरे को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन, यानी सांस को बाहर निकालना। तो डियर स्टूडेंट, पहले ही आपके पास डायग्राम है, आप इन डायग्राम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से फिजिकल मूवमेंट्स की बात की जा रही है कि जो कि ब्रीथिंग को करवाती हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्पफुल होती हैं, वो कौन सी फिजिकल मूवमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसमें चेस्ट की मूवमेंट को हम अभी जो है वो देखेंगे। सबसे पहले आप देखें, ये हमारी रिब्स, जो कि 12 पेयर ऑफ रिब्स जो है वो हमारे मौजूद होते हैं। वहाँ पे आपको ये रिब्स नज़र आ रही है, और इसके नीचे ये आपको एक रेडिश सी मस्कुलर शीट नज़र आ रही है, जो कि डायाफ्राम है। डायाफ्राम के अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ये दूसरी साइड पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी क्या होता है कि जब पहले हम पढ़ेंगे इनहेलेशन। इनहेलेशन में कौन सी फिजिकल मूवमेंट्स, द मूवमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, कि कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो इनहेलेशन में इन्वॉल्व होती हैं। उसमें सबसे पहले आप देखें, आप सांस अंदर की तरफ खींचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ये जो रिब्स हैं, जो चेस्ट पे रिब्स हैं, दे आर रेज्ड। जब आप सांस खींचेंगे, आप अंदर जो है आपने क्या करना है, मेरे साथ साथ इसको प्रैक्टिकली आपने करना, आपको समझने में बड़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये एक डोम शेप जैसे गुंबद होता है, यार ये आगे चला गया, इसको हम वापस लेके आते हैं। ये एक जैसे गुंबद होता है, ये उस किस्म का आपको स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आ रहा है, जो कि रिब्स से, मस्कुलर डायफ्राम से, और ये ऊपर जो है वो हमारी एयर पाइप है, दैट इज ट्रैकिया, उससे आपको नज़र आ रहा है। तो अभी आप क्या करेंगे, अंदर की तरफ सांस खींचेंगे, आपको जो है ये समझने में हेल्पफुल होगा। उसमें देखें, जब हम सांस अंदर जो है, एयर मूव्स इन कैसे करती है, विच इज़ इनहेलेशन, जिसको हम इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन में हवा, बाहर की हवा अंदर की तरफ जाती है। कैसे जाती है, आप सांस अंदर की तरफ खींचेंगे, आपको पता चलेगा रिब्स आर रेज्ड। रिब्स जो हैं ये ऊपर की तरफ हो जाएंगी। ऐसे आप खींचेंगे तो रिब्स ऊपर की तरफ हो जाएंगी, जैसे छाती हमारी बाहर को जाती है। एंड दिस डायफ्राम इज लोअर्ड। ये देखें, ये डायफ्राम नीचे को हो जाता है और ये रिब्स जो है ये ऊपर की तरफ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो चेस्ट कैविटी में एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ जाता है तो चूंकि डायफ्राम के अंदर जो है वो लंग्स होते हैं, लंग्स के ऊपर प्रेशर कम पड़ जाता है। ठीक है, चूंकि एरिया ज़्यादा हो गया, इसलिए अंदर वाले जो लंग्स हैं वहाँ पे प्रेशर कम पड़ जाता है, जबकि बाहर हवा में प्रेशर ज़्यादा होता है। तो आउटसाइड एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर इनटू द लंग्स। तो हवा बाहर से अंदर की तरफ आती है, चूंकि चीज़ें जितनी भी मूव करती है, दे मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, दे मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अब ऐसी सूरत में चूंकि रिब्स ऊपर को चले जाती हैं, ठीक है जी, दोबारा इसको देख लें, रिब्स जब आप सांस खींचेंगे ऊपर को चले जाएंगे और डायफ्राम नीचे को चला जाएगा, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ जाएगा, थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ जाएगा, लंग्स के प्रेशर जो है, लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, और उस कम प्रेशर की वजह से, क्योंकि लंग्स पे प्रेशर कम है और बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा है, तो एयर मूव करेगी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। वो नोज के जरिए से भी आ सकती है, वो हमारी ओरल कैविटी से होती हुई सांस की नाली, ट्रैकिया से होती हुई लंग्स में आ सकती है। तो दिस इज इनहेलेशन, द मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो एक्सहेलेशन में व्हाट आर द मूवमेंट्स इन्वॉल्वड इन द एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में कौन सी मूवमेंट इन्वॉल्वड है, उसमें आप जब सांस छोड़ेंगे, आप सांस छोड़ के देखें कि रिब्स जो है वो नीचे की तरफ, ये देखें, इसकी इनकी साइड देखें, अब ये डाउन शेप में आपको नजर आएंगी।
ठीक है जी, ये डाउन शेप में हो जाएंगी। और जो नीचे ये डायाफ्राम था, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नीचे था और अब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि थोरेसिक कैविटी का एरिया देखिए तंग पड़ गया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी जैसे अंदर जो है वो आपके पास एक गुब्बारा और आप उसको प्रेस कर दें तो अंदर अंदर जो लंग्स होते हैं वो उस जब जो है वो क्या हो जाता है, स्पेस कम पड़ जाती है तो लंग्स के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिससे उसके अंदर की हवा जो है वो मूव करती हुई किधर चले जाती है, बाहर की तरफ चले जाती है। तो दिस इज द एक्सहेलेशन, जिसमें जो है वो गैसेस एक्सचेंज करने के बाद हवा जो है वो बाहर चले जाती है। अभी आपकी बुक से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जी, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन डेफिनेशन बुक पे नहीं है, आप इसको नोट करेंगे। द प्रोसेस बाय विच आउटसाइड एयर मूव्स इनटू द लंग्स, बाहर की हवा अंदर लंग्स की तरफ मूव करती है, किस लिए करती है, फॉर द गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, क्यों करती है वो भी आपको मैंने बताया कि वो हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर लंग्स की तरफ आती है। तो इसमें कौन कौन सी फिजिकल मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं चेस्ट कैविटी की ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड रिब्स आर रेज्ड, पसलियां रिब्स जो है ऊपर की तरफ चले जाएंगी। एट द सेम टाइम द डॉम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, जो डायाफ्राम आपको जो दिखाया था, जो कि ये डॉम शेप डायाफ्राम, आपको ये डायाफ्राम ये सारा गुंबद नुमा ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये गुंबद सा बना, ये रेडिश सा गुंबद आपको जो बना हुआ नजर आ रहा है, ये डायाफ्राम है इसका, ये वाला एग्जैक्ट जो रेड है आपको। ठीक है जी, तो ये जो है, सॉरी देखिए जी, दोबारा देख लें। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स के जो मसल्स हैं जिनको हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स आर रेज्ड, रिब्स ऊपर को चले जाती हैं। एट द सेम टाइम द डॉम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड इज लोअर्ड, डायाफ्राम जो है वो लोअर्ड हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। दिस मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स, लंग्स पे प्रेशर कम हो जाता है, यानी लंग्स के अंदर हवा का प्रेशर कम हो जाता है और बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है। एज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपैंड, लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं एंड द एयर प्रेशर विद इन देम आल्सो डिक्रीजेस, और उनके अंदर हवा का प्रेशर कम हो जाता है। द एयर फ्रॉम द आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स, तो बाहर वाली हवा जो है वो तेजी से लंग्स की तरफ मूव करती है टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड, ताकि दोनों साइड पे प्रेशर जो है वो बराबर हो सके। यहाँ पे नोट करने वाली बात डियर स्टूडेंट देखें, द ब्रीथिंग मूवमेंट्स आर इनवॉलंटरी टू अ लार्ज एक्सटेंट, तो जो है ब्रीथिंग की मूवमेंट जो है वो असल में इनवॉलंटरी हैं। हावर वी कैन कंट्रोल रेट ऑफ द ब्रीथिंग बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हम रेट ऑफ ब्रीथिंग को थोड़ा बहुत तो कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे आप सांस को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन आप लंबे अरसे के लिए इसको नहीं रोक सकते। तो ये मेनली क्या है, ये इनवॉलंटरी हैं, वी कैन कंट्रोल देम लिटल, हम थोड़ा सा इनको कंट्रोल कर सकते हैं बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अभी चूंकि हवा जो है वो लंग्स में चलेगी, उसके बाद क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, और गैसेस एक्सचेंज के बाद कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है जी, डेफिनेशन कैसे करेंगे, आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज इनहेलेशन, सॉरी एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज के बाद लंग्स वाली हवा बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट यानी कि बाहर की तरफ धकेली जाएगी, उसे हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो बाहर की तरफ कैसे मूव करती है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी मूवमेंट उसमें होती है। द रिब मसल्स रिलैक्स, रिब के मसल रिलैक्स होते हैं, ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द रीजनल पोजीशन, रिलैक्स होने की वजह से वो डाउन हो जाते हैं, अपनी असल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। द डायाफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स, डायाफ्राम भी रिलैक्स होकर वापस अपनी ऊपर वाली शेप में चले जाते हैं एंड गेट इट्स रेज्ड डॉम शेप। ठीक है जी, रेज्ड डॉम शेप, ये देखिए ये रेज्ड डॉम शेप है, ये डॉम की रेज्ड शक्ल है, ऊपर को चला गया डॉम। यहाँ पे आप डॉम देखेंगे तो गुंबद जो है वो नीचे को है, यहाँ पे गुंबद ऊपर को चला गया, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी का एरिया जो है वो कम पड़ जाता है। रेज्ड डॉम शेप दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, तो चेस्ट कैविटी में स्पेस कम पड़ जाती है और एक प्रेशर क्रिएट होता है, जैसे आप किसी चीज़ को स्क्वीज कर रहे हैं, ऐसे लंग्स को स्क्वीज फील होता है और दबाव महसूस होता है, जिससे हवा बाहर को चली जाती है। एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स, और प्रेशर बढ़ जाता है लंग्स के ऊपर। द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हम किसी गुब्बारे को दबाएं तो उसकी हवा बाहर निकल जाती है। एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, और हवा जो है वो इस तरीके से बाहर चले जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें आपको बताया गया कि ब्रीथिंग इज रिलेटेड टू द फिजिकल मूवमेंट्स, ये फिजिकल मूवमेंट्स से रिलेट करता है अबाउट द गैसेस एक्सचेंज। और इस गैसेस एक्सचेंज, ये ब्रीथिंग के जो है वो दो पार्ट्स होते हैं। इनहेलेशन में हवा बाहर की
बाहर से हवा अंदर लंग्स की तरफ जाती है फॉर द गैसेस एक्सचेंज, और एक्सहेलेशन में आपको बताया गया कि लंग्स में गैसेस एक्सचेंज करने के बाद हवा बाहर की तरफ मूव करती है, और कौन सी मूवमेंट इसमें इन्वॉल्व है वो भी आपको बताई गई। उसके बाद आपको ये फिर वही मेन डायग्राम आपकी आ गई, ठीक है जी। और उसके बाद आप देखेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग रेट or the breathing rate in the normal circumstances and during the exercise and how this breathing rate is controlled। देखिए आपको रेड लाइन के अंदर जो है वो नज़र आ जाएगा ये ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 times। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इज आवर नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इज द 16 to 20 टाइम। एक इंसान नॉर्मली जो है वो 16 से लेकर 20 टाइम तक पर मिनट, 1 मिनट के अंदर सांस लेता है, ठीक है। अब क्या होता है, द रेट ऑफ द ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं दैट आर वेरी सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब होता क्या है कि नॉर्मली व्हेन वी आर डूइंग सम हार्ड जॉब और एक्सरसाइज, जब हम कोई हार्ड जॉब कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो डे स्टूडेंट उससे मसल क्या करते हैं, वो उनका जो है वो रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के जरिए से फ्लो करके ब्रेन के रेस्पिरेटरी जो सेंटर हैं वहाँ तक जब पहुँचती है वो उसको सेंसिटिव कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर जो है बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या होता है वो रिब मसल्स को और डायाफ्राम को जो है वो मैसेज कन्वे करते हैं, जिससे उनका जो है कंट्रैक्शन बढ़ जाता है और रेस्पिरेशन का और ब्रीथिंग का ये जो ब्रीथिंग रेट जो है ये क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुकी है वो ब्रीथिंग के ज़रिए से बाहर खारिज की जाए। तो आपको पता है जब हम हार्ड जॉब करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है, सांस जो है वो तेज़ी से आना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह यही होती है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ब्रेन के अंदर मौजूद जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो उसको सेंस कर लेते हैं और वो रिब मसल्स को और डायफ्राम को मैसेज कन्वे करते हैं, जिससे उनकी कंट्रैक्शन बार बार होती है और हमारा ब्रीथिंग रेट तेज़ हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चला जाए। तो ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कमस्टांसेस व्हाट इज़ द breathing rate in humans during normal circumstances? It is the 16 to 20 times per minute. And what is the breathing rate during exercise or the hard physical work? It is it may be up to 30 to 40 times per minute। ये 30 से लेके 40 टाइम्स पर मिनट तक जा सकता है ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज। तो जी, तो डियर स्टूडेंट आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। होप सो आपको इसकी सारी समझ आ चुकी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाले जितने भी लेक्चर हैं वो आप तक पहुँचते रहें। आपको बता दें कि आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि 9th 10th फर्स्ट ईयर के सारे लेक्चर बहुत जल्द, बाकी जो सब्जेक्ट है आपके फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और बाकी सारे सब्जेक्ट, उनके भी लेक्चर बहुत जल्द आपको अवेलेबल होंगे। तो आप दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।